हमारे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किन मेथड्स का यूज़ करते हैं अपना डिससेटिस्फेक्शन सामने लाने के लिए। ठीक है। नॉर्मली देखा गया है कि सोशल मूवमेंट या प्रोटेस्ट में नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है अपनी बात बताने के लिए। वैसे प्रोटेस्ट ये एक इंस्टीट्यूशनल मेथड है अपना डिससेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 19(1) पुट करके फ्रीडम ऑफ असेंबली एवरी सिटीजन का राइट है ऐसे कहा है। ओके। प्रोटेस्ट करना ये तो हमारा राइट है और इसके अराउंड एक इंस्टीट्यूशन बनी हुई है। प्रोटेस्ट ये एक इंस्टीट्यूशनल मेथड है डिससेटिस्फेक्शन दिखाने को, बट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट पार्टिसिपेंट जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो जनरली नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं। ओके। पहले समझते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स एंड इंस्टीट्यूशनल मेथड्स में क्या डिफरेंस है। इंस्टीट्यूशनल मेथड्स में आते हैं इलेक्शन या पॉलिसी लॉबिंग, जहाँ पे आपका डिससेटिस्फेक्शन होता है, आप एक्ट करके एक तो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर ला सकते हैं आपके हित में पॉलिसी बनाने के लिए। इसलिए ये तो हो गई इंस्टीट्यूशनल मेथड, क्योंकि इसे लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। बट ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स इमर्ज होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल CDM सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म ले लीजिए जैसे पेंटिंग, सॉन्ग, पोएट्री, इन्हें हम कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल। क्यों? एक एग्जांपल ले लीजिए इसी पेंटिंग का। ये पेंटिंग है भारत माता पेंटिंग, जो टैगर साहब ने बनाई थी 1905 में, जब सिविल मूवमेंट सोशल मूवमेंट अराउंड अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन हो रहा था। तो ऐसा नहीं था कि तब कोई आर्ट की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने उनके लोग भेजे थे और ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे पेंटिंग से, वो ऐसा नहीं था, कोई इंस्टीट्यूशन बनी हुई नहीं थी। टैगोर साहब ने भारत माता की पेंटिंग खुद से बनाई थी खुद का ग्रीवेंस एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये एक आइसोलेटेड एक्सप्रेशन था, इसलिए इसे कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं। वैसे ही बॉब मर्ले के सॉन्ग ले लीजिए जो रिवॉल्यूशनरी यूज़ कर रहे थे, या दलित मूवमेंट में जनरली जो गोलपीट की पोएट्रीज यूज़ होती हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, आइसोलेटेड एक्सप्रेशन है अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करने के लिए, इसलिए इनको नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड कहते हैं। ओके। इस पॉइंट में नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड में कोई प्राइमरी थिंकर नहीं देखेंगे, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड ये एक इवेंट टू इवेंट चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल वुमेंस के अराउंड कोई मूवमेंट देखोगे तो वहाँ पे जनरली आपको एक नुक्कड़ नाटक या स्ट्रीट प्लेस देखेंगे जहाँ पे सोशल अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। ओके। या फिर आप फार्मर्स मूवमेंट ले लीजिए, वहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड क्या थी, ट्रैक्टर रैलीज, या जो रेसलर के अराउंड सोशल मूवमेंट हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे वो रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे ड्यूरिंग द मूवमेंट, वो एक मेथड हो गई। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स अलग अलग होती हैं। यहाँ पे एक थिंकर हम नहीं रखेंगे, बट एक सेकेंडरी थिंकर रखेंगे, और वो सेकेंडरी थिंकर हमारे होंगे एंथनी वॉलेस। उन्हें हम यूज़ कैसे करेंगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आराम से देखिए तो समझ जाओगे। यही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सब लोगों को पता है भारत माता पेंटिंग का। तो टैगोर साहब की भारत माता पेंटिंग है, ये एक नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड है। ओके। नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन। ओके। इस कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ने इस मेथडोलॉजी को डिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन इस सिंबल से एक हुआ कि जो हमारी कंट्री की नोशन थी वो पॉलिटिकल स्फेयर से शिफ्ट होके कल्चरल एंड सोशल स्फेयर में आई। तो कंट्री इस इंस्टीट्यूट को एक नई मीनिंग मिली, और कल्चरल मीनिंग का ये जो रीजनरेशन है, इसी को एंथनी वॉलेस ने रिवाइटलाइजेशन कहा था। ओके। तो आप जब ये पॉइंट एग्ज़ाम में लिखोगे, कोई भी मेथड आपने बताई नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड, उसमें क्या है, और उस मेथड से एक आप सेकेंडरी रूट निकाल के ये बताओगे कि उस मेथड को कैसे, मतलब एंथनी वॉलेस ने रिवाइटलाइजेशन थ्योरी से हम उससे इम्पोर्टेंस देंगे, या क्यों इम्पोर्टेंट है देखना नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड। ओके। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक डीपर मीनिंग होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स का। ओके। एंथनी वॉलेस की रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट थ्योरी हम समझ गए। जब प्रोटेस्टर्स या लोग
अपने करंट इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल मैरिज हो गया या फिर कंट्री की नोशन हो गई, उससे खुश नहीं होते, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड से वो एक न्यू मीनिंग रीजनरेट करते हैं जो कल्चरल या सोशल स्फेयर में होती है। ओके, सो इसी प्रोसेस को रिवाइटलाइजेशन कहा जाता है। सो यूज़ ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड हो गया, ये ज़्यादा ऑब्जर्वेशन का पार्ट था। इवेंट टू इवेंट हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बट कोई भी मूवमेंट लिखते हुए आपको एक ये आपको फ्रेमवर्क याद होगा तो एकदम से ध्यान में आएगा कि हमें ये भी लिखना है। ओके, सो इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट होगा कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी को जानने के लिए हम कार्ल मार्क्स की ग्रुप इन इटसेल्फ टू ग्रुप फॉर इटसेल्फ थ्योरी का यूज़ करेंगे। सो गांधी जी का एग्जाम तो पहले देखेंगे हम, गांधी जी कैसे ग्रुप इन इटसेल्फ से ग्रुप फॉर इटसेल्फ में इस ट्रेन इंसिडेंट से मूव हुए, बट उससे पहले एक जनरल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, इसकी सैलरी है 20 के, और एक कार ड्राइवर है उसकी सैलरी सेम है 20 के। ओके, या वो कमाता है पर मंथ 20 के। तो हम जब इसको मैक्रो व्यू से देखेंगे तब दोनों हमें अलग लगेंगे, दोनों का क्लास अलग लगेंगे, बैकग्राउंड अलग लगेगा। ओके, बट जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा क्रिएट होगा जिससे इन दोनों में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो, फॉर एग्जांपल सपोज टोमेटो हो गए 100 रुपीज़ पर केजी, ऐसे में ये दोनों में टीचर पे भी और ड्राइवर पे भी सेम टाइप का बर्डन आएगा, और ऐसा जब होता है तब एक सिमिलर आइडेंटिटी तैयार होती है जिसे हम कहते हैं ग्रुप फॉर इटसेल्फ। ओके, ग्रुप फॉर इटसेल्फ में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की क्लास से अवेयर होते हैं, इन दोनों को भी पता है कि अब पता है, मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स आया तब पता चला कि हम दोनों सिमिलर क्लास से बिलोंग करते हैं। और जब आपको किसी ग्रुप को पता चलता है कि हम सिमिलर क्लास से बिलोंग होते हैं तब सोशल मूवमेंट शुरू होते हैं। कैसे? वो हमने देखा कि कलेक्टिव एक्शन होती है या फिर ऑर्गेनाइज एफर्ट्स होते हैं उसके बाद। ओके, सो कलेक्टिव आइडेंटिटी अब उनकी फॉर्म हो गई क्योंकि वो ग्रुप फॉर इटसेल्फ में आ गए। ठीक है, सो सोशल मूवमेंट को हम जब स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे उस सोशल मूवमेंट की कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? क्यों ऐसा? क्योंकि एक फार्मर्स मूवमेंट देख लो, फार्मर्स मूवमेंट में कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, इवन मेल्स थे, फीमेल्स थे, बट अगर ये अपनी रीजनल रिलीजियस आइडेंटिटी को या फिर जेंडर आइडेंटिटी को पकड़ के रखते तो ये कलेक्टिवली एक्ट कैसे कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी सोशल मूवमेंट में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती ही है। कलेक्टिव आइडेंटिटी हर एक सोशल मूवमेंट में होती है जो ये जो बैरियर्स हैं उसको डिसॉल्व कर देती है, और फिर कलेक्टिवली इनकी एक आइडेंटिटी हो गई, वो है फार्मर्स। ओके, सो वो कलेक्टिवली एक्ट करने लग गए। ओके, ये गांधी जी का एग्जांपल क्या था कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए थे तब वो इकोनॉमिकली तो स्ट्रॉन्ग थे, वो भी इंडियन थे, वो भी एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे। वो रिजर्वेशन उन्होंने लिया और ट्रेन में घुस गए। उन्हें लगा कि हम भी सेम है, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी अभी थी वो ग्रुप इन इटसेल्फ थे। ओके, वो खुद को एज अ कॉलोनाइज्ड पर्सन से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। ओके, तो ये जब ट्रेन में घुसे तब जो वाइट पर्सन थे उन्होंने उनको निकाल लिया रेशियल बेसिस पे। बट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो कभी हुआ नहीं था उनके साथ इंडिया में, बट जब ये हुआ उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तब उनकी जो आइडेंटिटी थी वो ग्रुप इन इटसेल्फ से चेंज होकर ग्रुप फॉर इटसेल्फ हो गए। ठीक है, सो ये समझा, ग्रुप इन इटसेल्फ, ग्रुप फॉर इटसेल्फ। और ये आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे जो प्रीवियस आपकी आइडेंटिटी होती है, रिलीजियस हो गई, जेंडर हो गई, वो डिसॉल्व हो जाती है और एक आपको नई आइडेंटिटी मिलती है जिससे आप कलेक्टिव एक्शन कर पाते हैं। और ये कैसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है? जब ग्रुप इन इटसेल्फ से पर्सन मूव होता है ग्रुप फॉर इटसेल्फ में। ठीक है, सो हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई, कैसे ऑब्जर्व करना है वो हम देख लिए और बैक किया है कार्ल मार्क्स की फिलोसॉफी से। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रोटेस्टर वर्सेस स्टेट, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ओके, ये है कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड मतलब प्रोटेस्टर के खुद के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड मतलब इंटरनल है ये। जब कोई पर्सन इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में आता है
तब जनरली वो सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। ओके, इसलिए किसी भी सोशल मूवमेंट में मतलब प्रोटेस्टर जो भी होते हैं वो जनरली सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि उनका आईजीजी सेम होता है। तो इन सब का ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी एक जैसा ही होता है। ओके, उसमें चेंजेस नहीं होता। तो कॉन्फ्लिक्ट, ये थ्योरी हमें जो कॉन्फ्लिक्ट बताई थी कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनमें कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिससे डिससेटिस्फैक्शन आती है, ये थ्योरी हमें बताई थी ब्रूम एंड लिंडसे की स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी थ्योरी। स्टेटस के लिए हमारे पास एक फिर से 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है जो सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, मे बी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, नेक्स्ट मतलब ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद, बट अभी के लिए ज़्यादा नहीं देखेंगे। स्टेटस मतलब इन शॉर्ट क्लास स्टेटस, कास्ट, पावर, एजुकेशन स्टेटस, इनकम या ऑक्यूपेशन, इन सबको कहते हैं स्टेटस पोजीशन। ओके, सो ब्रूम एंड लिंडसे क्या कहते हैं, अब देखिए हमने कि हर एक आदमी का अलग अलग स्टेटस होता है, अलग अलग डायमेंशन में। जब उसके दो स्टेटस अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं, एक स्टेटस तो बढ़ रहा है, एक स्टेटस सपोज कांस्टेंट है या एक स्टेटस उसका गिर रहा है, तो ये जब गैप वाइड हो जाता है तब उसमें इनकन्सिस्टेंसी आती है उसके स्टेटस में, और इस इनकन्सिस्टेंसी के वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और कॉन्फ्लिक्ट से डिससेटिस्फैक्शन आता है जिससे कलेक्टिव एक्शन फिर का तो हमने देख लिया। ओके, तो ये सब हमने बताया था ब्रूम एंड लिंडसे ने। ठीक, इसका एक एग्जांपल देख लिया तो एक ये ले लीजिए कि इनकन्सिस्टेंसी इन वुमेन्स आइडेंटिटी। सो वुमेन के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि अभी हमने देखा कि वुमेन्स का एजुकेशन स्टेटस बढ़ रहा है और इकोनॉमिक फ्रीडम भी बढ़ रहा है। ओके, बट इसके वजह से क्या हो रहा है कि जब वो मैरिज में मूव ऑन करते हैं, मतलब जब उनकी शादी हो जाती है, तब फैमिली सिस्टम इंडिया में अभी भी पैट्रियार्की बहुत है फैमिली सिस्टम में। ओके, इसलिए जब वो अपने फ्रीडम से मतलब एजुकेशन के बाद अपने राइट्स के लिए अवेयर होने के बाद जब किसी फैमिली मूव हो जाती है तब उनमें एक स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। एक स्टेटस तो होता है उनका फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंट वुमन जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। ओके, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और एक स्टेटस उनका होता है एज अ वाइफ और एज अ डॉटर इन लॉ, जो स्टेटस एक तो कांस्टेंट रहता है या गिरता है ड्यू टू पेट्रियार्कल डोमिनेंस। और ये गैप बढ़ता है जब उनकी शादी होती है, शादी के बाद ये गैप बढ़ता है, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिससेटिस्फैक्शन से वो सोशल मूवमेंट से जुड़ जाती है या सोशल मूवमेंट शुरू करती है। इसलिए हमने देखा था, ये एक न्यूज़ है कि एजुकेटेड वुमेन फॉर जनरली अर्बन सिटीज़ में उनका डिवोर्स फीलिंग का रेट बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, वुमेन्स क्यों जा रही है वो, मतलब क्या इशू हो रहा है, तो उनमें इशू हो रहा है कि वो इनकन्सिस्टेंसी हो रही है उनमें स्टेटस की। ओके, एक आउटर वर्ल्ड में कॉरपोरेट में उनका अलग स्टेटस है बट घर में अलग स्टेटस है। ठीक है, वैसे ही और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टेटस ब्रूम्स एंड लिंडसे की स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी क्या है। ये एक ले लीजिए, ये एक जो दलित के लिए है, मतलब जो परसिव्ड लोअर कास्ट है। आप एग्ज़ाम में जब भी लोअर कास्ट लिखोगे या अपर कास्ट लिखोगे तो बस लोअर कास्ट अपर कास्ट नहीं लिखोगे, वहाँ पे लिखोगे परसिव्ड लोअर कास्ट या परसिव्ड अपर कास्ट। ओके, सो जो परसिव्ड लोअर कास्ट है उनमें एक इशू आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वर्सेस सोशल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी है, राइट, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की वजह से उनका जो डिस्क्रिमिनेटरी या अनटचेबिलिटी का स्टेटस था वो तो गया और एक सोशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक मेंटेन हो चुका है। बट अभी भी उनका सोशल स्टेटस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। सो उन्हें तो लग रहा है कि अब आज से सब समान हो गए क्योंकि राइट टू इक्वलिटी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने लैंड का रूल है, रूल ऑफ लॉ है इंडिया में, सो इक्वल हो गए। बट ऑन ग्राउंड वैसा है नहीं, ऑन ग्राउंड अभी भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू है या कास्टिज्म शुरू है। इसलिए उनका भी एक
जो स्टेटस का गैप है वो बढ़े जा रहा है, ओके। और उसके वजह से दलित मूवमेंट में जो हम स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी लिखेंगे वो होगी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वर्सेस सोशल स्टेटस। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जो दलित आईपीएस थे हरियाणा में, हरियाणा कैडर में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। फार्मर्स एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी अच्छा एग्जांपल है। फार्मर में स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी हो रही है, वो हो रहा है अन्नदाता वर्सेस लोन डिफॉल्टर। मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है दलित स्टेटस है, यहाँ पे इनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो कांस्टेंट या डिग्रेडिंग है, बट इनका जो सोशल स्टेटस है, सोशल स्टेटस वो बढ़ रहा है। जो अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके वजह से फार्मर्स का सोशल स्टेटस तो और ही बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसलिए जो फार्मर्स मूवमेंट हुई थी उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी वो बताए थे अन्नदाता कलेक्टिव आइडेंटिटी के अराउंड फार्मर्स मूवमेंट एकजुट हुई थी, ठीक है। बट फार्मर्स का इकोनॉमिक स्टेटस गिर रहा है, लोन डिफ़ॉल्ट बढ़ रहे हैं, इसलिए जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका रिजल्ट हो रहा है फार्मर सुसाइड। क्योंकि बहुत सारे फार्मर सुसाइड में ऐसा देखा गया है कि फार्मर्स लिख रहे हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, गांव में इज्जत नहीं रही, तो अब क्या करेंगे, इसलिए वो सुसाइड करें। तो हम यहाँ पे देखें कि सोशल स्टेटस तो है फार्मर का, बट इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है। ये गैप क्रिएट कर दिया स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। और ये हमने बताया था ब्रूम्स एंड लिन्स्की ने। सो सोशल मूवमेंट शार्पन व्हेनेवर स्ट्रक्चरल पावर एंड लिव्ड एक्सपीरियंस, मतलब ऑन ग्राउंड कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ। द एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। सो हमें पता चला कि जो सोशल मूवमेंट होती है वो कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरनल। इसमें हम पॉइंट्स टू रिमेंबर ब्रूम एंड लिन्स्की की जो स्टेटस इनकन्सिस्टेंसी थ्योरी है, इसे हमें बस एक पर्सन का नहीं बट जो ये कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं सब में क्या कॉन्फ्लिक्ट है उनके अंदर, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अल्टरनेटिव विजन। सो कोई भी सोशल मूवमेंट बस कोई चेंज या रेजिस्टेंस हमने देखा उसके लिए नहीं होती, बट वो एक फ्यूचर में अल्टरनेटिव विजन भी देती है कि वो इमेजिन करते हैं कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। सोशल मूवमेंट इसका सॉल्यूशन भी हमें देते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आप यही ले लीजिए इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट है या फिर मॉडरेट है, जैसे दादाभाई नौरोजी 1906 में कोलकाता कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एंड गोल रखा था कांग्रेस का स्वराज, ओके। ये इनकी हो गई इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की अल्टरनेटिव विजन। अल्टरनेटिव क्यों? क्योंकि उस टाइम में 1906 में जब ब्रिटिश रूल था तब ब्रिटिश जो पॉलिटिशियंस थे वो इंडियन पॉलिटिशियंस लीडर्स को लो कैलिबर मानते थे। जैसे चर्चिल का ये स्टेटमेंट है, चर्चिल ने कहा था कि इंडियन लीडर्स हैं वो लो कैलिबर है, ओके। ये प्रेजेंट रियलिटी थी, मतलब ऐसा नहीं लो कैलिबर थे, बट चर्चिल ने तो कहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यही सोचती थी। बट तब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक अल्टरनेटिव विजन रखी थी, वो थी स्वराज की, ओके। सो सोशल मूवमेंट बस कोई गेन के लिए या चेंज के लिए नहीं होती, वो एक हमें अल्टरनेटिव विजन भी देती हैं कि सोसाइटी कैसे वर्क होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फार्मर मूवमेंट ले लो। फार्मर मूवमेंट में अल्टरनेटिव विजन क्या थी कि एमएसपी को लीगल कर दो, ओके। जो कॉरपोरेट का डोमिनेंस है उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। ये उनकी होगी अल्टरनेटिव विजन। या फिर दलित मूवमेंट की अल्टरनेटिव विजन क्या होगी कि सोसाइटी है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हो, इक्वालिटी हो। वुमेंस की होगी कि जेंडर इक्वालिटी हो, वेज गैप ना हो, ओके। सो मूवमेंट्स, कोई मूवमेंट को हम जब ऑब्जर्व करेंगे तब एक मैक्रो व्यू में भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमने तो सब माइक्रो व्यू देखे थे, वन बाय वन उनको डाइसेक्ट किया था, ठीक है। तो हम जैसे जैसे एंड में आ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा सा मैक्रो जा रहा है। सो अल्टरनेटिव विजन एक मैक्रो व्यू बताती है सोशल मूवमेंट का, ठीक। वैसे ही ये चिपको मूवमेंट ले लो। चिपको मूवमेंट का अल्टरनेटिव विजन था इकोलॉजिकल हार्मनी, मतलब डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करना। या फिर जो LGBTQ+ का मूवमेंट शुरू है, मतलब मूवमेंट जो है उसमें अल्टरनेटिव विजन एक तो इंक्लूजन या फिर डिग्निटी फॉर ऑल,
ओके। सो एवरी मूवमेंट कैरीज नॉट जस्ट रेजिस्टेंस, बस रेजिस्टेंस नहीं होता, बट एक ब्लूप्रिंट हमें देता है कि अल्टरनेटिव सोसाइटी, मतलब ये नहीं तो क्या, ऐसा नहीं कि सोशल मूवमेंट में रिजेक्ट कर दिया, कि जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको रिजेक्ट कर दिया, बट उसके बाद क्या। और ठीक है, ये अल्टरनेटिव विजन भी सोशल मूवमेंट हमें देता है। ठीक, यहाँ पे एक बात देखना ज़रूरी है कि सपोज आपका डिससेटिस्फैक्शन सिमिलर है, डिससेटिस्फैक्शन सिमिलर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अल्टरनेटिव विजन सेम होगी। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे कास्ट मूवमेंट हो रही थी, तो कास्ट मूवमेंट गांधी जी ने भी की थी और अंबेडकर साहब ने भी की थी। बट गांधी जी, क्योंकि दोनों डिससेटिस्फाइड थे उस टाइम पे, जो कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था या जो अनटचेबिलिटी का इश्यूज़ था, उससे दोनों डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, सो हमने देखा कि दोनों का डिससेटिस्फैक्शन तो सेम था। ओके, बट जो गांधी जी की सोशल मूवमेंट थी कास्ट के अराउंड, वो रिफॉर्मेटिव इन नेचर थी, मतलब वो कास्ट को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाह रहे थे, बट कास्ट को रिफॉर्म करना चाह रहे थे। ठीक है, बट ऑन अदर साइड जो अंबेडकर साहब थे, उन्होंने कहा था कि कास्ट एनिलेशन, मतलब कास्ट को हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, कास्ट को एनिलेट ही करना पड़ेगा। इसलिए हमने देखा कि दोनों की अल्टरनेटिव विजन अलग है, कि डिससेटिस्फैक्शन है फिर भी। ठीक है, मतलब सेम डिससेटिस्फैक्शन है फिर भी, सो सेम ग्रीवियंस, इसका मतलब ये नहीं कि विजन सेम हो। सो मोस्ट मूवमेंट अराइज फ्रॉम द सेम ग्रीवियंस, बट दे डाइवर्ज बिकॉज एक्टर्स इमेजिन डिफरेंट फ्यूचर्स। ओके, फॉर एग्जांपल आप ये भी ले लो कि थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जांपल है, या बट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का एग्जांपल ले लो जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में एक ग्रुप आता है डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, सेम डिससेटिस्फैक्शन की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं, बट धीरे धीरे ना कुछ लोगों की विजन अलग हो जाती है कि उन्हें सोसाइटी कैसे चाहिए। ओके, इसके आउटकम के इसका आउटकम, मतलब किसी मूवमेंट का आउटकम क्या हो। तो जब अल्टरनेटिव विजन हो जाती है तो जनरली ब्रेक हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि इस एक ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आती है। वो क्यों? क्योंकि सबका ग्रीवियंस तो सेम होता है, बट लोगों की अल्टरनेटिव विजन अलग होती है कि फ्यूचर पाथ क्या होगा सोसाइटी का। ठीक है, हमारे 10 पॉइंट फ्रेमवर्क से 8 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक, 2 पॉइंट जो बचे हुए हैं वो हमें कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। ओके, बट उससे पहले कंक्लूड करें हम हमारे 10 पॉइंट फ्रेमवर्क को, एक वैलिडेशन ले लेते हैं न्यूज़ आर्टिकल से। किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को हम सोशियोलॉजिकल लेंस से कैसे डाइसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस उससे बस फैक्ट्स या कंसेप्ट्स नहीं हम निकालेंगे किसी भी न्यूज़ आर्टिकल से, बट हमारा जो 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है उससे हम डाइसेक्ट करने का ट्राई करेंगे न्यूज़ आर्टिकल्स को, जिससे एक ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाए सोशियोलॉजी के। ओके, सो ये एक आर्टिकल था, ये था जेनजी मूवमेंट के अराउंड। सो जनरेशन जी की अलग अलग मूवमेंट शुरू है। फॉर एग्जांपल नेपाल में मूवमेंट हुए, एनवायरनमेंट को लेके ब्राज़ील में जो COP30 शुरू है, COP30, वहाँ पे भी जेनजी ने मूवमेंट की थी। सो इस आर्टिकल में देखते हैं कि हम हमारा फ्रेमवर्क कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट कर दे कलेक्टिव एक्शन से, हमारी स्टार्टिंग डे कलेक्टिव एक्शन। तो कलेक्टिव एक्शन में हमने देखा था, कलेक्टिव एक्शन में कि जब डिससेटिस्फैक्शन होता है, डिससेटिस्फैक्शन, तब एक कॉमन IgG फॉर्म होता है, इंटरेस्ट, गोल एंड ग्रीवेंसेस। ओके, और उसके वजह से सोशल मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो जेनजी की जो कलेक्टिव एक्शन है वो क्यों आ रही है? क्योंकि दे आर टायर्ड ऑफ करप्शन, जॉबलेसनेस एंड पॉलिटिकल लीग। ओके, ये उनका ग्रीवेंसेस है। तो ग्रीवेंसेस की वजह से डिससेटिस्फैक्शन आई, उसकी वजह से कलेक्टिव एक्शन स्टार्ट हुई। सो हम पहला पॉइंट देख लिए कि कलेक्टिव एक्शन जेनजी के मूवमेंट में क्या थी। अब सेकंड पॉइंट हमारा था कि कलेक्टिव एक्शन के बाद ऑर्गेनाइज एफर्ट ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं मिश्रा जी, वो 2 चीज़ें बोल रहे हैं कि एक तो जेनजी में जो ऑर्गेनाइज एफर्ट है वो हो रहा है टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से। तो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म या फेसबुक, वो एक नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, जिससे एक कॉमन वॉइस आ रही है जेनजी मूवमेंट में। बट इसमें इशू क्या है? जेनजी मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज की वजह से कोर प्रॉब्लम उसका हो गया है कि लीडरलेस है।
और मूवमेंट में हमने देखा कि ऑर्गेनाइज एफर्ट अच्छे से नहीं हुआ तो कलेक्टिव एक्शन की लॉन्जिटिविटी कम हो जाती है। तो जेंजी मूवमेंट की लॉन्जिटिविटी कम है या बहुत ही रिवॉल्ट नेचर की है, तो वो इसलिए कि ऑर्गेनाइज एफर्ट अच्छे से नहीं है, लीडरशिप अच्छे से नहीं है। ओके, सो सेकंड पॉइंट देख लिया ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। फिर देखते हैं शेयर्ड आइडियोलॉजी। शेयर्ड आइडियोलॉजी थोड़ा बाद में देखते हैं क्योंकि राइटर ने शेयर्ड आइडियोलॉजी के बारे में कुछ लिखा नहीं है उनके आर्टिकल में, ठीक है। तो शेयर्ड आइडियोलॉजी के बाद था हमारा डिज़ायर टू चेंज। ओके, सो राइटर कहते हैं कि जेंजी हैज डिस्कवर्ड इट्स पॉलिटिकल पावर। मतलब डिस्कवर इट्स पॉलिटिकल पावर मतलब उन्हें लग रहा है कि चेंज करना पॉसिबल है, इसलिए वो सोशल मूवमेंट कर रहे हैं। हमने देखा था डिज़ायर टू चेंज में दो प्रॉपर्टी, एक थी नेसेसिटी लगनी चाहिए, नेसेसिटी, एंड सेकंड था पॉसिबिलिटी लगनी चाहिए। सो जेंजी को उसकी पॉलिटिकल पावर पता चल गया, उसको लग रहा है कि जो करंट पॉलिटिकल पावर है उसे हटाना मुमकिन है, तो पॉसिबिलिटी है। सो डिज़ायर टू चेंज भी सेटिस्फाई हो गया। ओके, उसके बाद हमारे आते हैं मेथड्स। सो जेंजी जनरली मीम्स, स्लोगन्स या पॉलिटिकल इमेजिनेशन ऐसे नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो आइसोलेटेड होती है, मतलब इसके अराउंड कोई इंस्टीट्यूशन बनी हुई नहीं है होती। ऐसा नहीं स्लोगन की या फिर मीम्स की कोई नेशनल इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो उन्हें हेल्प करे, नहीं, ये उनका ग्रीवियंस दिखाने का एक तरीका हो गया, मीम्स या स्लोगन दिखाना, ठीक है। सो इसके बाद हमारी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड के बाद कलेक्टिव आइडेंटिटी। ओके, सो जेंजी खुद एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे कोई रिलीजन या फिर जेंडर के जो बैरियर है वो डिज़ॉल्व हो गए क्योंकि कलेक्टिव आइडेंटिटी है उनकी। जेंजी ये हो गई कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एंड में जो राइटर है वो बोलना चाह रहा है कि दे नो हाउ टू टॉपल लीडर, द चैलेंज लाइज इन व्हाट कम्स आफ्टर अपराइजिंग। मतलब ये जो मूवमेंट है उससे वो पॉलिटिकल पावर को तो हटा पा रहा है, बट उसके बाद क्या आएगा। हमने जो देखा था अल्टरनेटिव विजन में कि चेंज और रेजिस्टेंस नहीं, बट मूवमेंट के आउटकम पे के बाद सोसाइटी फंक्शन कैसे करेगी वो हमें बताता है अल्टरनेटिव विजन। बट जेंजी में अल्टरनेटिव विजन है ही नहीं, मतलब उनके मूवमेंट में अभी तक, कि उसके बाद के पॉलिटिकल पावर हटा दिया, उसके बाद क्या, ये इस मूवमेंट का एक बैकड्रॉप है बहुत बड़ा, ठीक है, अल्टरनेटिव विजन नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि एक शेयर्ड आइडियोलॉजी नहीं। हमने शेयर्ड आइडियोलॉजी देखा था, उसमें ये कहा था कि शेयर्ड आइडियोलॉजी से मूवमेंट प्रोटेक्ट होती है। ओके, फिर अनइमेजिनेबल थिंग्स हम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि एक मोरल फोर्स मिलता है। बट शेयर्ड आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए राइटर ने भी शेयर्ड आइडियोलॉजी के बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा, या उनको एक लाइन लिखनी चाहिए थी कि शेयर्ड आइडियोलॉजी बहुत ही स्कैटर्ड है। इनकी फॉर एग्जांपल ये लिबरल भी है, बट ये कम्युनिटी बिल्डिंग भी चाहते हैं। ओके, इन्हें जॉब भी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट ओरिएंटेड ये भी है, बट इन्हें एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करना है। तो अभी मिक्स्ड आइडियोलॉजी के साथ जा रहे हैं, और जब मिक्स्ड आइडियोलॉजी ऐसे होती है शेयर्ड आइडियोलॉजी, तब अल्टरनेटिव विजन नहीं आ जब आती, क्योंकि अल्टरनेटिव विजन में फिर आइडियोलॉजी क्लैश होने लगती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो हमने ये जो न्यूज़ आर्टिकल अभी देखा, तो हमने देखा कि हमारे सब पॉइंट्स अच्छे से टिक हो रहे हैं। हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी निकाला इस आर्टिकल में जो हमें लगता है होना चाहिए। जब आपकी ये सब पॉइंट्स टिप ऑफ द टंग होंगे, तब आप ऐसे ही किसी भी मूवमेंट को अच्छे से एनालाइज भी कर पाओगे, जिससे एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में और एक मेंटल एक स्ट्रक्चर बनेगा कि सोशोलॉजी में एक्चुअल में सोशल लेंस से कैसे देखते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। हम अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। कंक्लूजन के लिए 2 पॉइंट ही बचे हैं, 9th and 10th। 9th है हमारा टेम्पोरल कंटिन्यूटी। टेम्पोरल कंटिन्यूटी मतलब ये जो सीड देख रहे हो, ये आगे जाके ट्री बनना। तो मूवमेंट का भी ऐसा ही होता है, किसी भी सोशल मूवमेंट का। सपोज एक वुमन मूवमेंट है, तो उसका अगर गोल मिल गया, फॉर एग्जांपल सती मूवमेंट है, सती मूवमेंट का गोल अचीव हो गया, तो ऐसे नहीं होता कि वो अब मतलब ख़त्म हो गई। वो ना कुछ पीछे वो कुछ ब्लूप्रिंट देती है आगे के मूवमेंट्स को, ठीक है, जिससे वो एक कंटिन्यूटी बनती रहती है हर एक मूवमेंट के अंदर, ठीक। इसी को हम कहते हैं टेम्पोरल कंटिन्यूटी।
तो इन जनरली सोशोलॉजी में टेम्पोरल कंटिन्यूटी पढ़ते हैं किसी मूवमेंट का, तो ये सब पढ़ते हैं कि इमरजेंस के सेवा, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, या सक्सेस हो रहा है, फेल हो रहा है, फिर डिक्लाइन हो रहा है, ओके। बट हमने जैसे कहा कि एक पॉइंट के लिए आपके पास 15 to 20 वर्ड्स ही है, उसमें ये सब लिखना नहीं होता। मेंस में हमने मल्टीपल टाइम्स ये मतलब फील किया कि ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं निकलता मेंस में। इसलिए हम एक ट्रिक के साथ आए थे कि टेम्पोरल कंटिन्यूटी में हम +1 लिखेंगे, मतलब जो भी सोशल मूवमेंट यूपीएससी हमें बताएगा, बस उसके बाद की इमीडिएट जो सोशल मूवमेंट हुए उसके बारे में थोड़ा सा लिख के एक टेम्पोरल कंटिन्यूटी दिखाएंगे कि ये मूवमेंट यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी, ये मूवमेंट थोड़ी आगे गई थी, ठीक है। जनरली सोशोलॉजी में टीचर्स क्या कहते हैं, ये जो अप्रोच है इसे हम कंक्लूजन में लिखेंगे। बट अगर इसे हम कंक्लूजन में लिखें तो क्वेश्चन की डिमांड तो ये नहीं है, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि इस मूवमेंट के फ्यूचर पे क्या इफ़ेक्ट किया वो बताओ, ऐसा तो नहीं लिखा है, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है। ऐसा होता तो ये कंक्लूजन हमारा अच्छा होता, बट हमारा क्वेश्चन में एनालाइज पूछा गया या असेस पूछा गया, तो इसे हम कंक्लूजन नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये नैरो माइंड हो जाएगा बहुत। इसलिए इसको हम 9th पॉइंट में रखेंगे बॉडी में ही, कि कोई भी मूवमेंट है उसका +1 बताएंगे। फॉर एग्जांपल जो दलित मूवमेंट थी हमारी, जो दलित मूवमेंट अम्बेडकर जी कर रहे थे, उसका मोटो था राइट टू अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी को राइट्स मिलने चाहिए, ओके। बट अभी जो मूवमेंट शुरू है, मतलब अभी जब भी मूवमेंट होती है दलित कह रहा, तो वो है दलित आइडेंटिटी फॉर्मेशन, दलित आइडेंटिटी को अपहोल्ड करके पॉलिटिकल पावर को गेन करना, ओके। ये चेंज हुआ है अभी, मतलब ये +1 हो गया है, ठीक है। वैसे ही वुमेंस के अराउंड ले लीजिए, जब राजा राम मोहन रॉय सती मूवमेंट किए थे तो उनका मोटो था राइट टू लिव, और फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1950 में जब वो सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए तब उनका मोटो था राइट टू एजुकेशन एंड रीमैरिज। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी दिख रही है कि पहले जो विडो वुमन है उनको जीने तो दीजिए, उसके बाद तो आएगा एजुकेशन एंड रीमैरिज, राइट। तो ऐसी कंटिन्यूटी दिखाएंगे हम टेम्पोरल कंटिन्यूटी में के पॉइंट में, ठीक है। सो मूवमेंट्स जो होते हैं वो वन डे इवेंट नहीं होते, वो अक्रॉस द टाइम कुछ इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट छोड़ते हैं जो आगे के मूवमेंट्स में हमें दिखते हैं। सो हमारे 9 पॉइंट्स हो गए बॉडी के। अब हम कंक्लूजन पे जाते हैं, हमें जो होता है 10 पॉइंट्स। कंक्लूजन हमने बहुत अच्छा बनाया है, जो एक सोशियोलॉजी का आंसर में जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा आएगा और वो जब एंड करेगा आपका क्वेश्चन इस कंक्लूजन में, तब +½ मार्क्स तो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं इस कंक्लूजन से, ठीक है। तो कंक्लूजन में हमने यूज़ किया है डेविड एबरलेस क्लासिफिकेशन, मतलब वो जो असेसमेंट है उसको हम एंड करने जा रहे हैं, उसको एक सोशियोलॉजिकल टर्म से जोड़ के, ओके। तो ये डेविड एबरलेस का क्लासिफिकेशन पहले क्या है वो समझते हैं। डेविड एबरले ने क्या कहा था, कोई भी सोशल मूवमेंट अगर पूरे सोसाइटी को एक लिमिटेड मैनर में चेंज करे तो उसे हम कहेंगे रिफॉर्मेटिव। अगर पूरे सोसाइटी को टोटली चेंज कर दे तो उसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशनरी। अगर वो इंडिविजुअल पे ही लिमिटेड अफेक्ट डाले तो उसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव, और वो इंडिविजुअल का बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज कर दे तो उसे हम कहेंगे रिडेम्पटिव, ठीक है। ये सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया। अब किसी भी मूवमेंट्स को हम इन 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्वच्छ भारत था वो बिहेवियर चेंज लाया, ठीक है, हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, ये प्रमोट किया, तो इसे हम रखेंगे अल्टरनेटिव में। ये कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया इंडिविजुअल का, बस बिहेवियर चेंज किया, वो भी स्वच्छता के अराउंड, तो ये हो गई अल्टरनेटिव। जो हमारी भक्ति मूवमेंट थी या फिर ब्रह्म कुमारी मूवमेंट थी उसे हम रखेंगे रिडेम्पटिव, क्योंकि ये जीने का तरीका चेंज करने वाले थे। ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन फुल्ली था कि आप अभी तक किसी और वे में जी रहे थे, आप कोई और पर्सन थे, अभी आप कोई और पर्सन हो गए, ठीक है, पूरा उलट पालट हो गया, तो उसे हम कहेंगे रिडेम्पटिव। बट यहाँ पे क्या हुआ था, आप वही पर्सन है, बस आपका जो क्लीनलीनेस का एंगल था वो आपका चेंज हुआ, इसलिए इसे हमने रखा अल्टरनेटिव में, ये हो गया रिडेम्पटिव। वैसे ही जब सोसाइटी में कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज होता है, फॉर एग्जांपल मैरिज इंस्टीट्यूट चेंज हुई या फिर फैमिली इंस्टीट्यूट चेंज हुई, तो उसे हम कहेंगे रिफॉर्मेटिव। फॉर एग्जांपल वुमेंस मूवमेंट का एम ज़मीन आसमान एक करना नहीं था, उनका था कि हमें जो
पेट्रियार्की है बोलो फैमिली में, या वेज गैप है, तो इंस्टीट्यूशन को चेंज करो और इक्वालिटी दो, इसलिए हम इसे कहेंगे रिफॉर्मेटिव। और रिवॉल्यूशनरी मतलब बोल्शेविक क्रांति हुई थी रशिया में, वो हो गई रिवॉल्यूशनरी के, वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दी। पहले कैपिटलिस्ट के पास कंट्रोल था, अब वो पूरा लेबर कंट्रोल हो गया, ठीक है। या मार्क्सिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो रिवॉल्यूशनरी नेचर थी कि सब उलट पुलट कर पूरी सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब आपके पास कोई भी मूवमेंट आ गई, आपको यूपीएससी आंसर में कोई भी मूवमेंट पूछा, फॉर एग्जांपल सती पूछ लिया मूवमेंट, ओके, या फिर आपको दलित मूवमेंट के अराउंड कुछ पूछा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि कौन सी मूवमेंट किस कैटेगरी में है और फिर उस क्वेश्चन को आप एंड कर दोगे, ठीक है। सो कंप्लीट हो गया हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क। यहाँ पे हमने सब पॉइंट्स देख लिया, कंक्लूजन देख लिया, ठीक है। सो हमारे फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है।